मुझे समझ में नहीं आता कि सवाल का सिर किधर है, पूंछ किधर है, कहां से शुरू करूं। सर शुरू तो किया लेकिन क्वेश्चन बीच में अटक जाता है। आपको कैसे क्लिक किया सर? आपको कैसे मालूम चला ये स्टेप लगेगी? सर मुझे पूरी थ्योरी मालूम है लेकिन सवाल क्यों नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं? सर आपको कैसे मालूम चलता है कि ये फॉर्मूला लगेगा? सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते। ओके सर, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? सर मेरा कभी भी आंसर सही नहीं आता, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो ही जाती है। सर मैं घर पे तो बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस नहीं आती है, बहुत ही मार्क्स लो आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। और गाइज इस तरह के सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो आज मैं ये सिंगल एक वीडियो में सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके थ्योरी नोट्स प्रिपेयर करने से लेके एग्ज़ाम देने तक की जितनी भी सारी बातें हैं वो एक सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे कि आप अपनी मैथ्स इंप्रूव कर पाएंगे। और इन पॉइंट्स को ये वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर इसको आप कंप्लीट देखते हैं तो आप सारी बातें समझ जाएंगे कि मैथ्स में कहाँ कहाँ कमियाँ होती हैं, क्यों सिली मिस्टेक्स होती हैं, क्यों एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती, क्यों हमारी मैथ्स इंप्रूव नहीं हो पाती गाइज। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपर्ट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द मैथमेटिक्स राइट फ्रॉम जीरो लेवल। हम थ्योरी नोट्स भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह के नोट्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है और सारी बातें कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं या एकेडमिक लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इवन सपोज अगर एग्ज़ाम में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो अंदर एक फियर है वो क्यों होता है, सारी बातें, सब कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो देखिए पहली बात आती है कि जो हम जिस एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जिससे कि हमारी मैथ्स इंप्रूव हो जाए अच्छी मैथ्स के लिए, तो नंबर 1 पॉइंट है गाइस कि यहाँ पे आपकी जो थ्योरी नोट्स हैं, क्योंकि देखिए कोई भी क्लास में आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में, 12th में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर नोट्स अगर आपके थ्योरी नोट्स नहीं बने हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। स्पेशली उन क्लास जो बच्चे 12th में जब आते हैं तो एक बहुत बड़ा उनके लिए ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर मेरा 11th तो बर्बाद हो गया। बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि 10th आपका बोर्ड था, 12th आपका बोर्ड है, तो आपने 11th बोर्ड नहीं होने की वजह से कोई भी नोट्स आपके बनाए नहीं, ठीक है। और उनको किसी तरह से एग्ज़ाम को आपने क्लियर कर लिया और जब आप 12th में आए, अगर हम बात करें IIT JEE की तो वहाँ पे 60% सिलेबस 11th से आता है और 40% सिलेबस 12th से आता है। तो जो वही चीज़ें जो उसका 11th फाउंडेशन बनाती है तो 12th में जब यूज़ होती है तो वहाँ पे आप मात खा जाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि हमारे 12th के क्वेश्चंस कुछ भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जाता है, इसकी तैयारी पहले से करनी होती है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले गाइस कि हमारा जो पहली बात आती है कि आप जिस भी क्लास में तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी है, नंबर 1 थ्योरी है, फिर आप उसके सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे, उसके बाद में उसमें सॉल्यूशन मीन्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड देन कम्स द PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आप CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस तरह से एक चैप्टर पे टोटल सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो जब बात चलती है थ्योरी नोट्स बनाने की तो देखिए गाइज मैं डायरेक्टली एज ए टीचर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि थ्योरी नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। मेरे पास में अपने नोट्स हैं, तो जो आप टीचर के नोट्स जब आप देखेंगे और इसी बीच में ये बताऊंगा कि मेरे नोट्स एग्जाम्पल आपके लिए बनेगा, आपको पता पड़ेगा कि जब ये नोट्स इस तरह से बनाए जा सकते हैं तो स्टूडेंट के नोट कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये मेरे पास में अपने खुद के पर्सनल नोट्स हैं और इन नोट्स को आप देखिए ये सर्किल के नोट्स हैं। और ये एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जब मैंने आज से 20 साल पहले ये जो शीट्स तैयार की थी, ये नोट्स हैं पर्सनल नोट्स मेरे। तो हम बात करें थ्योरी की तो थ्योरी में इसको मैंने जो ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं ये 2 अलग शीट्स ली और ये वाइट पेजेस हैं, A4 साइज के वाइट पेजेस थे। अभी देखिए आप पीले हो गए, तो लगभग ये 20 साल पुराने पेजेस हैं। और इनमें जब भी कभी मुझे सपोज पेजेस ऐड करने होते हैं तो यहाँ बीच में मैं इंसर्ट करके पेजेस इन स्टेपलर्स को हटा देता हूँ, स्टेपलर को हटा के और वापस कर देता हूँ। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट थ्योरी नोट्स आप कैसे बनाओगे अच्छे, बेस्ट नोट्स बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ।
यहाँ ऊपर मैंने सिलेबस भी लिखा हुआ है। सिलेबस पहले AIEEE होता था और IIT का जो सिलेबस होता था वो सिलेबस यहाँ मेंशन्ड है, तो हमें ये पता है कि हमें ये सिलेबस पढ़ाना है। आप अपने लिए जो दूसरी चीज़ें डिटेल लिख सकते हैं कि मेरे को कौन कौन सा इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने हैं, सारी बातें लिख सकते हैं बोर्ड का जो भी है। और देखिए जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो सारे नोट्स, ये आप ध्यान से देखिए, मैं चाहूँगा आपको दिखाना कि मैंने किस तरह से तैयार किए। तो गाइज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है, की कॉन्सेप्ट, वो ये होता है कि आपको नोट्स को बनाते समय थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखना रहता है, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि और भी एक्स्ट्रा जो है आपको इसमें ऐड करना पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स। हो सकता है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं सारे, तो ये खुद मेरे देखिए हैंड रिटन नोट्स हैं और इन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ सभी जगह पढ़ाने में, ठीक है। इवन जो चैनल पे जितना पढ़ाया हुआ है इन्हीं नोट्स को यूज़ करके किया है। तो ये बिल्कुल लाइन से लिखे हुए हैं और ये एक टीचर के नोट्स हुए। अब बोलेगा स्टूडेंट के नोट कैसे होते हैं, लगभग सेम होते हैं। स्टूडेंट खाली उन चीज़ों को नोट करता है और साथ साथ में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स वो होते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि खाली एक थ्योरी को मैंने एक ऑर्डर में लिखा हुआ है और क्वेश्चंस उसके बाद में जो पैरेलल क्वेश्चंस होने हैं तो वो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ से क्वेश्चन लेना है और उसको सॉल्व करा देना, ठीक है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जगह छोड़ते हुए गाइस लिखेंगे और नोट्स में पहले सब टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। सब टॉपिक डिसाइड करके आपको ये करना है कि सारे सब टॉपिक को आप लिखेंगे और आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे इनमें डिस्टेंस कितनी रखनी है, ठीक है। उसमें आप आधा पेज एक पेज छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ऐड करना पड़े, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे उस सब टॉपिक की जगह पे, और सारा पूरा ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये नोट्स बने हुए होते हैं, अगर 10th के बाद में बच्चा 11th में आता है और उस समय अगर ये नोट्स बना ले, तो फिर 12th में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा 11th बर्बाद हो गया सर, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप देखिए नोट्स कितने मैंने सिस्टमेटिक, सारा सब कुछ हैंड रिटन है गाइस। जबकि मतलब कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, कि जिससे मुझे मालूम रहे कि ऑर्डर मेरा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो मैंने पूरे सर्किल के इसके नोट्स बना रखे हैं। यू कैन सी इट कि कितने नीटली जो है ये डिज़ाइंड है और साइड बाय साइड क्वेश्चंस हैं। तो ये हमें पता होता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, पीछे एक एक्सरसाइज बनाई हुई है देखिए, है ना, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो मैंने आगे अटैच कर रखे हैं कि मुझे ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को लिखिए। जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपके बाद में दूसरा जो काम होगा, इस तरह के आप नोट्स बनाएं, ठीक है। आप चाहें तो मेरी तरह से काम कर सकते हैं। ये सिंगल A4 साइज के वाइट पेपर्स हैं और दोनों साइड जो है ट्रांसपेरेंट शीट लगाई हुई है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, और पूरा मैंने इसको स्टेपल किया हुआ गाइस। स्टेपल करने से क्या हो गया, कभी भी हटा के आपको अगर और ज़्यादा पेजेस इंसर्ट करने हैं वो भी कर सकते हैं, और ये सारी बातें, ठीक है। और क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1 है आपकी, आगे एक्सरसाइज 2 है, सब कुछ हैंड रिटन है। मुझे बड़ा पसंद है कि मैं सारे जो है अपने हाथ से लिखूं। कोई भी मैं प्रिंट आउट का यूज़ नहीं करता हूं, किसी तरह के प्रिंट आउट का यूज़ नहीं करता हूं कि जैसे आजकल जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सिंपली PDF दे दो। जब आप अपने हाथों से लिखते हो चीज़ों को तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती हैं और समझ में भी आती हैं, ठीक है। IIT JEE के जो क्वेश्चंस हैं, और लास्ट तक देख लीजिए आप, ये JEE मेंस के क्वेश्चंस मैंने 2019 तक के हैंड रिटन मैंने हाथ से लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं किया कि कोई प्रिंट आउट लेके और सीधा उसको लिख दिया। इस तरह के आप थ्योरी नोट्स बनाएंगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के नोट्स है मेरे पास में। मैं एक 12th का भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये 12th का है और इसमें भी सेम स्टाइल में, ये तो बड़ा ही ब्यूटीफुली आई हैव डिज़ाइन दीज डेफिनेट इंटीग्रेशन राइट फॉर द क्लास 12th के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल डायग्राम बनाते हुए चीज़ों को समझाया हुआ है। इसको आप वीडियो को थोड़ा रोक के भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके बाद में जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, लेबनीज़ रूल वगैरह आ गया, ठीक है। तो मैं खाली इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि एक टीचर जब इतनी मेहनत कर सकता है तो आप बच्चों को तो ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, इसके बाद में आगे आ जाइए, समीशन ऑफ सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ में क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हुए हैं जो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस कराने। ये देखिए
और ये जो चीज़ है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, एंड दिस इज़ फॉर द क्लास 12th। इसी तरह से आप जब नोट्स बनाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है 12th में यूज़ होता है, लेकिन ये जेई का पार्ट नहीं है, तो आपको पता है कि इसको वहाँ यूज़ नहीं करना, ठीक है ना गाइस। सो ये सारी चीज़ें, इसके बाद में क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करेंगे, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको खुद अपने कई चीज़ें खुद डिज़ाइन करनी पड़ेंगी कि जिससे कि आप उन नोट्स को समझ पाएँ, ठीक है ना। और फिर मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, मैं 11th में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल गाइस। देखिए थ्योरी नोट्स में क्यों दिखा रहा हूँ, इन बातों को समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन जो ये चीज़ें आप देख लेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी की जिसकी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है थ्योरी। तो मैथ्स की थ्योरी प्रॉपरली पहले हमारे पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा स्कैटर्ड वे में हमें नहीं मालूम है कि कहाँ से थ्योरी पढ़ें। अब अचानक किसी भी बुक से उससे आपने थ्योरी कर ली कवर और उसके बाद में उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आपको ये भी नहीं मालूम है कि मतलब थ्योरी हमारी 100% कंप्लीट हुई भी नहीं हुई है। जिस बच्चे ने ऐसे लिख लिया तो उसका समझ लीजिए कि परमानेंट हो गया, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये सब कुछ करना होता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल देखिए, अब मैंने बिल्कुल हैंड रिटन है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर चीज़ में पूरी लिखता हूँ, ध्यान से देखिए आप, है ना। ये सब कुछ हैंड रिटन है, सारी शीट्स हैं। इसका मैं एक फ़ोटो आपको दूंगा बीच में, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, पूरे बंच पड़े हुए हैं सारे, ये 2 4 5 शीटें ही नहीं है, सारी शीट्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन देखिए आप कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं गाइज, और मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, ये ड्यूरिंग मेरे रेजोनेंस वर्क के दौरान किया था, लेकिन मैंने इसको अपने हाथों से पूरा लिखा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो लेक्चर्स नोट हैं इसी तरह से दिए जाते हैं, राइट गाइज। तो देखिए कितने इसको डायग्राम्स वगैरह को प्रॉपरली बनाया हुआ है। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन चीज़ों को क्रिएट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ गए, फिर क्वेश्चंस जो करवाने होते हैं साइड बाय साइड, ये देखिए डायग्राम्स वगैरह कितने सुंदर बना रखे हैं। हाँ, ये सारा हाथ से बनाया। जब हैंडवर्क अगर आप करेंगे अपने हाथों से तो कोई चीज़ आप भूल नहीं सकते गाइस, है ना। और ये जो बच्चे बार बार बोलते हैं, ये देखिए आप इन चीज़ों को गौर से देखिए कि क्या सब चल रहा है, ये इतने डायग्राम्स बनाना, सारी चीज़ें क्वेश्चंस करना, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सब्जेक्ट में बड़ा मतलब डीपली इंटरेस्ट लोगे तो ये चीज़ें हो पाएंगी। ये आप देख पा रहे हैं सारी, राइट। सो सी दिस वन, राइट। कितने मतलब मैंने इसको मेहनत की है, तो इसको लिखने में बनाने में भी मुझे पूरा 2-3 दिन लगे हैं। तो इतना करने के बाद जो है एक चैप्टर में तब कॉन्फिडेंस आता है गाइस कि मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जब थ्योरी कंप्लीट हो गई तो सेकंड पार्ट आता है कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट के लिए ये है कि स्टूडेंट को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको एक तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स लेनी है जिसको आप सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है कि वो कोचिंग के नोट्स हो या आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो उससे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप वो यूज़ करोगे। और किस तरह से करना है कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप पर्टिकुलर कोई भी जो है इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 1 2 3 और डिसाइड करेंगे। अगर बुक की बात करूं मैं, रेफरेंस बुक पूरी 100% सॉल्व नहीं करनी होती गाइस कभी भी, ठीक है ना। वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि कितना करने से मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप मान लीजिए क्लास 12th में है तो 12th में आप पहले सिलेबस देखिए, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, ठीक है। उनको देखिए कि वो किस लेवल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मुझे कहाँ पे किस लेवल पे तैयार करना है। अगर आप JEE IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको फिर कैसे देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मुझे कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उठा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। ये बच्चों में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक जाता है कि जब कोई वो बुक चूज कर लेते हैं तो उसको 100% सॉल्व करना है। 100% कोई बुक सॉल्व नहीं करनी होती गाइस, कभी नहीं करनी होती है। क्यों कि अगर आप सारे क्वेश्चंस लगाने लगेंगे तो उस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आती। बुक जो डिज़ाइन की जाती है वो उसमें थोड़ा सा जितना भी सिलेबस होता है क्वेश्चंस करने चाहिए
उसमें से लगभग 25% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो कि नहीं करने होते हैं। प्रैक्टिस में आप बहुत कम क्वेश्चंस करके ही आप वो कॉन्फिडेंस ले सकते हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान, ये स्टूडेंट के आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। बोलोगे कौन से क्वेश्चंस करने नहीं करने, तो इससे पहले आप ये देख लीजिए पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि IIT सपोज करो आप CBA 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो 12th के क्वेश्चंस देख लीजिए कि कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। तो उस लेवल पे ही आपको जाना है, बस उससे थोड़ा 10% 20% ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने। अगर IIT JEE का देख रहे हैं तो JEE मेंस अगर कर रहे हैं तो JEE मेंस पे आपको देखना है कि कहाँ तक फोकस करना है, वो फ्रेम की कहाँ तक JEE मेंस का सिलेबस है और कहाँ JEE एडवांस का सिलेबस है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हर क्वेश्चन पे लिखा नहीं होता गाइस कि ये JEE मेंस का है कि ये JEE एडवांस का है, किस लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनको हम पहले चेक करें, थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करें। मैं आपको फिर और आगे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पे अटैक करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो भी पूरे नहीं, ये भी पूरे नहीं करने। आपको जिसमें जितना करने पे आपको थ्योरी में आपके चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गए, बस वहीं तक उसको करके छोड़ दीजिएगा इस, ठीक है ना। फिर आप बाद में ये है कि हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज़ कीजिए कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठा के देखिए कि अब मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ क्या। अगर उस पर भी आपकी सही पकड़ आ जा रही है तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने लग रहा है, इट मीन्स नाउ यू आर एक्सपर्ट इनटू द पर्टिकुलर एनी चैप्टर। तो इस तरह से हमें जाना होता है गाइस, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि अगर हम सपोज करो डिस्कस करें कि मैं बात करूंगा जनरल ट्रिक्स फॉर द सेकेंड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, दिस इज द जनरल ट्रिक्स फॉर 2D एंड 3D। अब 2D की बात करेंगे तो आपके स्ट्रेट लाइन 11th में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे चैप्टर जो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। और 3D के जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आती है, प्लेन आता है, ठीक है ना। तो वो स्फीयर भी है, अगर कहीं सिलेबस में हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं 2D और 3D के, इन पे एक आप जनरल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होता है। इन सवालों में आप पहले कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या क्या डाटा गिवन है, गिवन डाटा को यूज़ करके हम जो एक रफ स्केच बना लें। और रफ स्केच आपको पूरी इंडिकेशन देगा कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो आपको आंसर लेना है, वो कैसे आ पाएगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो की पॉइंट काम करता है वो ये काम करता है कि पहले डायग्राम बनाइए, स्केच बना लीजिए। स्केच बना के जो जो चीज़ें दी हुई हैं, डाटा, रॉ डाटा गिवन है क्वेश्चन में, वो सारा मेंशन कीजिए। फिर आप ये देखिए कि जो आंसर आपको जिस चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, ठीक है, उस पर क्या काम कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट, राइट। अब ये मैं बहुत ही एक शॉर्ट में, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आपको बात बता रहा हूँ। इसके बाद में आप ये करेंगे कि प्रैक्टिस, यहाँ पे जो चीज़ सबसे जो मूल मंत्र है वो आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस खुद आपको सिखा देगी कि कैसे इन चीज़ों को आगे ओवरकम करना है। तो धीरे धीरे आपको एक स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है, बिल्कुल एक वैसा नहीं करना है कि लेबर की तरह से। आप ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन उठा के, अगर एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन दे रखे हैं तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे, वैसा आप कभी भी मत करें, ठीक है ना। तो देखिए 2D और 3D में बस मैं इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ और उसके ज़्यादा आगे नहीं। अगर हम बात करें कि जनरल ट्रिक्स, अगर इसकी बात करें कि जनरल ट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग के 9-10 की हम बात नहीं कर रहे, वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस में ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ प्रूविंग का क्वेश्चन आ रहा है और वो अल्टीमेटली क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रूव करना है तो आप वो देखिए कि इस चीज़ पे हम कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट को यूटिलाइज करोगे और उसमें जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं और उनका सबका यूज़ करते हुए और फॉर्मूले आपके पास में होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओगे तो आपको आइडिया धीरे धीरे क्लिक करने लगेगा।
क्योंकि आजकल स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। वो जैसे क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं उनको हिस्ट्री स्टाइल में पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें समझ में आ गया, लेकिन मैथ्स में नहीं होता। मैथ्स में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा आप, है ना। ध्यान रखिएगा कि जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे, बहुत मेहनत उसमें ये मेहनत करनी पड़ती है कि खुद सॉल्व करके देखना होता है और अपनी मिस्टेक्स निकालनी पड़ती हैं कि मुझे ये नहीं मालूम है कि ये क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करूँगा मैं तो उसमें मेरा क्या मिस्टेक होने वाला है। तो वो कैसे मालूम चलेगा? एक मेरे पास में सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व है, ठीक है, एक्सरसाइज में, उसको मैं सॉल्यूशन को बिना देखे, बिना आंसर को चेक किए पहले मैं अपनी तरफ से सॉल्व करूँगा और ये देखूंगा कि अब मेरा आंसर सही आया नहीं आया। अगर बाई सपोज आंसर सही नहीं आता है तो आपको ये चेक करना है कि वहाँ जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें, उस सॉल्यूशन में मैंने क्या मिस्टेक कर दी। तो यहाँ खुद ही अपनी मिस्टेक्स को आप एनालाइज कर रहे हो और उन मिस्टेक को एनालाइज करने से पता लगता है कि इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे रेक्टिफाई करेंगे तो आप धीरे धीरे मैथ्स में फिर स्ट्रांग होंगे। लेकिन इसका जो बेसिक फंडा है कि मैथ्स स्ट्रांग करने का, वो यही है कि बिना प्रैक्टिस के ये सारे काम नहीं हो सकते और सीखना पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा अगर हिस्ट्री स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्यूशंस को पढ़ रहा है तो वो कभी भी ध्यान रखिएगा, उसको कभी फ़ायदा नहीं होगा। वो सारे सॉल्यूशंस पढ़ लेगा और सोचेगा कि मैं एग्ज़ाम में जाके कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा और वहाँ उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तब सिली मिस्टेक होती हैं। जिस बच्चे की प्रैक्टिस कम होती है तो फिर वहाँ सिली मिस्टेक होती है। फिर वही बात आती है कि मैंने थ्योरी तो पूरी पढ़ी हुई है, मैं सब कुछ जानता हूँ चैप्टर के बारे में, फिर मेरे से गलती क्यों हो जा रही है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करेंगे जनरल ट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह में, पीएनसी, ये दोनों चैप्टर अलग हैं जो कि बिल्कुल एनालिटिकल बेस्ड हैं, राइट। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, देखिए ये दोनों चैप्टर्स हैं। अगर इन दोनों चैप्टर्स पे पकड़ बनानी है तो इन चैप्टर्स को बहुत टाइम देना होता है। अब हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके ले रहे हैं क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन के लिए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। बात अगर 12th की, 12th में भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में बहुत आते हैं। इसके बाद में 11th में अगर है तो 11th में सपोज परमिटेशन कॉम्बिनेशन 11th में ज़्यादा पूछा जाता है और जेई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दोनों के मिला के आते हैं, ठीक है। एडवांस में भी क्वेश्चंस डेफिनेटली इसके प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा आते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं दोनों, ये एनालिटिकल बेस्ड है गाइस। तो इन पे कैसे काम करना होता है, इन चैप्टर्स के लिए नंबर 1 की पॉइंट्स मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि पहले तो इन दोनों चैप्टर्स के लिए ये आप छोड़ दीजिए कि ये पढ़ाई का पार्ट है, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी। आपको इनको जस्ट लाइक एन अ गेम, जिस तरह से हम कोई गेम खेलते हैं उस तरह का इंटरेस्ट इसमें लेना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट के थ्रू आप इसको एक बिल्कुल प्लेफुलनेस के साथ में चैप्टर की थ्योरी लिखेंगे ध्यान से और फिर उस पर वर्कआउट करेंगे तो आपको बारीकी से धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि जो दोनों चैप्टर्स हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, इनमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। हम बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में इनमें नहीं जाने वाले क्योंकि मैं खाली अभी बहुत ही ओवरव्यू कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइस जो डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये करना है कि इसमें जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में क्या यूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए बात करें हम प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है कि जो लॉ ऑफ एडिशन लगेगा या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अगर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी या इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगी, क्या रहेगी। तो पॉइंट ये होता है अगर सिंगल एक्सपेरिमेंट किया है, सिंगल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसने 2-3 इवेंट्स के नाम बोले हैं तो इसका मतलब इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इफ 2 और मोर देन 2 इवेंट्स आर देयर डेफिनेटली लॉ ऑफ एडिशन इज वर्किंग, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन काम करेगा। और अगर मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको ये इवेंट के नाम दे देता है और फिर उसके बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी आपके लिए ऐसे बोलता है कि इसके निकालो, इसका मतलब वो ये चाहता है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ, कई सारी इवेंट्स कर रहा है,
इसमें भी अगर मान लीजिए पहली इवेंट की और कुछ बॉल्स या कार्ड्स निकाल के साइड में रख दिए और उसके बाद में फिर वो जो पैक ऑफ कार्ड है उसमें से निकालता है या बैग में बॉल निकालता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पहला जो इवेंट किया उसके बाद में वो उसको वापस डाल दिया उसने, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती हैं, नहीं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाती है, ठीक है। सो इसके बाद में तीसरी आती है जब दोनों लगते हैं, लॉ ऑफ एडिशन लगता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है, सो दैट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो बिल्कुल उन चीज़ों को विजुअलाइज करना होता है साफ साफ और बहुत ही इंटरेस्ट लेके। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में को करना है तो 100% करना है, नहीं तो पूरा छोड़ना है। पूरा छोड़ने का मतलब एग्ज़ाम में आप कम से कम 15% जो है आप नीचे आ गए, पहली बात तो ये। फिर आप 85% से काम करेंगे, दूसरा बच्चा 100% से काम करेगा, तो आपकी स्थिति बहुत गिर जाएगी। ये चैप्टर दोनों सेल्फ इंटरेस्ट लेने के हैं, जैसे मेरी एक हॉबी है तो उसी तरह से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को पहले पार्ट ऑफ हॉबी बनाइए, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेके प्लेफुलनेस के साथ में पूरी थ्योरी को अच्छे से लिखिए कि अच्छा इसमें ऐसा होता है क्या, यूँ होता है, इसने ये क्या बोला, तो बहुत ही एनालिटिकली जाएंगे, तब आपको इन दोनों चैप्टर्स पे फुल कमांड आएगा। और ये चैप्टर कभी भी, की पॉइंट बोल रहा हूँ, कब जल्दीबाजी में करने के नहीं होते। ये दोनों चैप्टर बहुत अपना टाइम लेते हैं और उसके बाद में ग्रिप आती है। कोई दूसरा टीचर, मैं मान लीजिए आपको पढ़ा भी दूंगा तो भी इस पे कमांड नहीं आएगा आपको, अनलेस एंड अदरवाइज आप क्वेश्चंस अपने आप से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक कमांड नहीं आएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, हालांकि मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा ये दोनों चैप्टर जो हैं 30 प्रोबेबिलिटी 35 पार्ट्स में डिस्कस की हुई है और पीएनसी 55 पार्ट्स में टोटल डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि उन चैप्टर्स को देखने के बाद में भी आपको, जब तक आप अपने आप से कुछ सॉल्व नहीं करते हैं तो कमांड नहीं आएगा गाइस, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हमने डिस्कस ही किया, राइट। नाउ कम टू द गाइस इंपॉर्टेंट टिप्स। तो अब हम लेने वाले हैं कि टिप्स क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट टिप्स जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स टू इम्प्रूव मैथ्स, यू कैन से टू इम्प्रूव मैथ्स होगा, या मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे, किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन में ऐसा होगा कि जब कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ हमें कैसे देखना है उस पर। देखिए कंपटीशन में जब कोई सवाल आ जाता है तो वहाँ पे पहले ये डिटेक्ट करना रहता है कि इसमें खाली सिंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है या मोर देन 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट लेता है और यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है इसका और सेकंड ट्विस्ट होता है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा होता है, वन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वन चैप्टर, और फिर यहाँ पे सेकंड एक और कॉन्सेप्ट होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट होगा, दिस कैन बी फ्रॉम द अदर चैप्टर ऑल्सो। तो अगर मान लीजिए जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में अभी वैसे सिंगल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है एडवांस में तो 2 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो जो चीज़ पूछी जाती है लिमिट या कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होगी। तो आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए आपको पहले इस ट्विस्ट से पार होना होता है और यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे फिर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और इसके बाद में फिर हम इसके आंसर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ जब आप सॉल्यूशन इसमें दोगे तो उस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। सो आपने क्या किया कि यू हैव यूटिलाइज द 2 कॉन्सेप्ट्स, 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज करके और फाइनली आंसर पे आ गए, ठीक है। तो अब ये जब चीज़ें जब आप सॉल्व कर रहे थे कंपटीशन में तो बहुत फास्ट इस पे क्वेश्चन पे अटैक करने के लिए ये जरूरी होता है कि हमारे पास में जो अवेलेबल डाटा है वो क्या है और वो क्वेश्चन में चाहता क्या है, आंसर किस चीज़ को सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो हम पहले किस चीज़ को, जो हमारे पर डाटा अवेलेबल है, रॉ डाटा क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें, तो ये उनका ऑर्डर सेट करना
आपको सीखना है, ये प्रैक्टिस की बात है कि हमें पहले ये चीज़ सॉल्व कर लेनी है और वो जब सॉल्व हो जाएगी तो फिर हमें आगे सेकंड स्टेप पे आना है एंड देन सॉल्व करना है एंड देन विल गो टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़े टफ क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें जाती हैं। सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की गाइस, तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए ये रहेगा, सो वी हैव टू टेक द सेकंड पॉइंट इज डू नॉट रीड द एनी सॉल्यूशन, डू नॉट रीड एनी सॉल्यूशन लाइक हिस्ट्री। बस यहीं पे ये कई सारे क्वेश्चंस का आंसर यहीं पे जाता है कि बच्चे अभी आज की डेट में क्या हो रहा है कि बहुत जल्दीबाजी है, टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा मारामारी है टाइम की। तो वो क्या कर रहे हैं कि जब अब हमारे पास में कुछ सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए एक चैप्टर है उसके 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे कि उन 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ध्यान से समझ लेंगे, या जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनको बोलेंगे कि इनको हमने 1 बाय 1 ध्यान से देख लिया, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये मेन कॉज बनता है जो आप एग्ज़ाम में जब जाके एग्ज़ाम देते हो और वहाँ पे जब सिली मिस्टेक्स होती हैं, और बोले जब हम बिना देखे जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और हम ये बोलते हैं कि थ्योरी मुझे पूरी मालूम है लेकिन फिर भी क्यों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा, ये बार बार आंसर क्यों गड़बड़ हो जा रहा है, तो वहाँ जो गड़बड़ है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस से है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि इस चीज़ को एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे काम करेगा उस पर। मतलब ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं कि 100% जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके ही देखें, आंसर देखें, फिर एक्सरसाइज में आंसर में चेक करें कि भाई वो सही हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा सभी क्वेश्चंस पे नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आउट ऑफ अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करके देखें, और जो बाकी 65 है उसमें से क्वेश्चंस कुछ कट कर सकते हैं जो डबल रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को समझ के छोड़ देना है और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख लेना है। तो देखिए सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और ये कॉम्बिनेशन अगर कोई स्टूडेंट बनाना जानता है तो वो उसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अदरवाइज आप पूरे क्वेश्चंस पूरी शीट जो है सॉल्व कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि जबकि एक ही जैसे क्वेश्चंस मान लीजिए 10 क्वेश्चन एक जैसे दे रहे हैं, क्यों सॉल्व करने की जरूरत आ रही है? 10 क्वेश्चन एक साथ नहीं सॉल्व कीजिएगा गाइस। ठीक है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने, बाकी को मैं छोड़ दूंगा, बाकी को ये समझ जाऊंगा। थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ती है इस बात की कि ये क्वेश्चन जो है इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह से जाएगा। जब आप उसकी बात को समझ जाए, क्वेश्चन में गिवन क्या है और सारी बातें समझ आ रही हैं, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत कीजिए। ठीक है, अगर आप टाइम सेविंग भी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मैथ्स में, बिना प्रैक्टिस के इसमें काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिस मेथड क्या हो सकता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस मेथड? कोई भी क्वेश्चन है, जब आप जिस क्वेश्चन के बारे में, और नॉर्मली उन क्वेश्चंस को ले लीजिए जिनके सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि वो जो दिए होते हैं क्वेश्चन आफ्टर द थ्योरी क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं। इवन आर.डी. शर्मा वगैरह में भी, सेंगेज में जो जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, दे आर द वेरी नाइस प्रॉब्लम्स, राइट। उन प्रॉब्लम्स को आप डिसाइड कीजिए कि उन सॉल्व प्रॉब्लम्स को आप जो है उनको देखेंगे, समझेंगे नहीं, जैसा मैंने बोला था कि हिस्ट्री स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे उसको, और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सरसाइज के भी पीछे सॉल्यूशन दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट यहाँ सॉल्व प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उनके लिए एक काम करेंगे कि बिल्कुल जैसे जिसको हम बोलते हैं, जैसा हमने सीखा है कि मैथ्स में बिल्कुल एकदम लेमन स्टाइल में काम करना होता है। रफ रजिस्टर में आप जो क्वेश्चन है जो सॉल्व है उसको आप उतार लीजिए, खाली क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन उतार के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दूसरी कॉपी वगैरह से हाइड कर दिए, सॉल्यूशन आपको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आप पूरा बनाइए, राइट, और सॉल्यूशन करके फिर आपको चेक करने का है, और जैसे ही आप चेक करेंगे कि भाई आंसर हमारा सही आया नहीं आया, इफ़ इट इज़ रॉन्ग, अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर उसका सही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देन यू हैव टू चेक, ये चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई मेरे से,
देखिए ओवरऑल दोनों जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है और जो बुक में सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं ये बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक है उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि मैंने सॉल्यूशन बनाया और ये सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने कहाँ मिस्टेक की, क्या स्टेप मेरी गलत गई, तो वहाँ से कॉपी करके उसको आप एनालाइज कीजिए। और ध्यान दीजिएगा इस कि ये टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है कि इन पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर थ्योरी आपने पढ़ ली है, कुछ थ्योरी में भी अगर गड़बड़ होती है तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे थ्योरी में जो है मैं ये पॉइंट जानता नहीं था, मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो हो सकता है कि थ्योरी को आपको रिफ्रेश करना पड़े, उसको 100% तैयार करना पड़े। तो ये सारी बातें जब आप इस तरह का वर्कआउट करते हैं तो उसमें मालूम चलती हैं गाइस, ठीक है ना। तो यदि रॉन्ग होता है तो मैंने बताया कि कैसे उसको क्रॉस चेक करेंगे आप, तो इस तरह से प्रैक्टिस बनती हुई जाएगी और आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो देखिए कभी भी मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ और दूसरे हर एक के स्टूडेंट के अलग अलग हो सकते हैं। तो कभी भी किसी के स्टाइल और उन चीज़ों को कॉपी मत कीजिए। आप बोला मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आप अपने लिए यूज़ करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आप यूज़ करें, ठीक है। मैंने इतना बोल दिया, इतनी बातें बोली, उनमें से जो पॉइंट आपको अच्छे लगे आप अपने उसमें अंडरस्टैंडिंग में आपने अपनी फाइंडिंग्स में नोट कर लीजिए कि ऐसा मैं करूँगा, कुछ बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है ना। तो इन तरह से जाना होता है। तो गाइस ये चीज़ें सारी कंप्लीट हुई हमारी। और मैथ्स में जो मेन फाइनली बोलूँगा कि जिस वजह से एक स्टूडेंट की मैथ्स अच्छी होती है, तो वो कोई रीज़न नहीं होता, चाहे वो आपको नहीं बताए कि भाई आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है, एकदम सटासट कंप्यूटर की तरह चलता है उसका माइंड। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसने प्रैक्टिस की हुई है और चैप्टर पे उसकी इतनी ग्रिप है, उसको तुरंत मालूम चल रहा है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। वो ऐसे नहीं मालूम चल रहा है, वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है वहाँ पे कि उसको कैसे मालूम चल रहा है कि वो फटाफट एकदम सटा। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने कि देखते ही आंसर बोल देते हैं ऐसे ही, तो वो बोले कि ये मालूम चल गया सर, यहाँ से ऐसा होगा, ये हो गया और आंसर बताए। तो मतलब एक सरप्राइजिंग, मतलब थोड़ा स्लाइटली मैजिकल वे में वो काम करते हुए दिखते हैं। इसके पीछे जो पॉइंट है वो चीज़ आपको वो नहीं बताते हैं कि प्रैक्टिस, दे आर डूइंग द प्रैक्टिस, राइट, बट दे आर नॉट टेलिंग यू। आप अपने जो फ्रेंड हैं वो अपने दोस्त को भी नहीं बताएंगे इस बात को कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे कि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया, ठीक है। मैथ्स साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने एक लास्ट पॉइंट जो शुरू में बताया था प्रॉब्लम में, कि कई बच्चों का कहना है कि वो बोलते हैं कि सर घर पे तो मेरी थ्योरी जो है मैंने पूरी 100% सॉल्व की हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं और मेरे को कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन जब मैं यही एग्ज़ाम में जाके बैठता हूँ तो एक फोबिया, मैथ्स के प्रति जो एक मैथ का जो फोबिया होता है वो फोबिया वगैरह तभी डेवलप होता है जब आपकी प्रैक्टिस में कमी हो। अगर किसी बच्चे ने खूब अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है और जितना प्रैक्टिस करता जाएगा उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा उसका, तो अल्टीमेटली उसको इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है वो कि कोई क्वेश्चन है, कई बार गलत क्वेश्चन पे वो साफ बोल जाता है कि ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है, मैंने जो किया है वो सही है। ये इतने कॉन्फिडेंस तभी क्रिएट हो पाता है जब एक स्टूडेंट जानता है कि मैंने अपनी तरफ से जो कुछ अप्लाई किया है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो ही नहीं सकती है। कैलकुलेशन मिस्टेक को तो बिल्कुल 0% पे लाना होता है कि आप जो लिख रहे हैं, आपके कभी जो मल्टीप्लिकेशन और ये कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप जो कुछ लिखते आ रहे हैं, यहाँ पे तो मिस्टेक जानी ही नहीं चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक लेवल भी कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैथ्स अच्छा हो, तो वो चीज़ को मिनिमाइज करने का भी एक ही मूल मंत्र है गाइस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दीज आर द 3 वर्ड्स कि जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस किया हुआ होता है उतना ही उसका मैथ्स स्ट्रांग होता है, और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो सारी चीज़ें
खुद को ही मालूम चल जाती हैं, तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूं, और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर को मैं कॉन्फिडेंस भी वो उसी के थ्रू ले आता है, क्योंकि जब वो देखता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये तो इस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन उसके सारे बन रहे हैं, तो वो 100% कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब ठीक है कुछ भी पूछ लो, ये सारा तो मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो गाइज इस लेवल पे लाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और ये कभी भी मत आप सोचिए कि किसी स्टूडेंट की अगर मैथ्स अच्छी है तो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने बहुत राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अपने छोटी लोअर क्लासेस में भी उसने अपनी मैथ्स को अच्छी बना के रखा था, मैथ्स की प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चंस एक एक सॉल्व करता था, इस वजह से उसकी आगे 8th 9th 10th 11th 12th और आगे तक जो है अच्छी मैथ्स बनी रही, और उसका बेनिफिट फिर जो आगे जाके कंपटीशन में मिलता है या 10th या 12th का जो एग्ज़ाम देते हो गाइज उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो अभी जब आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं, 10th से जो 11th गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अभी फ्री हैं, तो जिस तरह से मैंने नोट्स के बारे में बताया था, आप इस वीडियो के बारे में आप बिल्कुल इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में यदि कुछ लगता है कि मुझे और कुछ वीडियो बनाना चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली डू दिस फॉर यू। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी भी तरह की चीज़ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्रिएट द वीडियो एज पर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस तरह का वीडियो मैं बनाऊंगा। हाँ, जो लास्ट पॉइंट बोलने का है, जो 10th से 11th गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी, तो उनको ये करना चाहिए कि अभी कंपटीशन के लिए नोट्स अपने तैयार कर लेने चाहिए, थ्योरी नोट्स उनके 100% अगर तैयार होंगे तो फिर 12th में ये जो लैंग्वेज होती है, यूनिवर्सल सेंटेंस है कि मेरा 11th बर्बाद हो गया, वो सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा। फिर आप उस बेसिस पे किसी भी कंपटीशन में आप बैठिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप ध्यान रखें, और कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कुछ वीडियो नया क्रिएट करना चाहते हैं, सो उसके लिए मैं रेडी हूँ। यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट गाइस।